हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का लेक्चर 6 हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल, मतलब टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। और फिर हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। और फिर उसके बाद हमने देखा था इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम देखा था, दो टाइप का, कोई भी बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों टाइप का इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यदि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी जीरो होगा, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो होगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन टू बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्योर रोटेशन। मतलब प्योर रोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन रिजिड बॉडी पे लगाएंगे जरूरत के हिसाब से, है ना। तो सबसे पहला देखेंगे, यदि इस इक्वेशन का जरूरत पड़ा, एफ नेट एक्सटर्नल, है ना, ये एफ नेट एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। एफ नेट एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, मास ऑफ बॉडी या सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। बता चुके हैं कि यदि कोई पार्टिकल प्योर रोटेशन कर रहा है ना, तो उस, है ना, प्योर रोटेशन कर रहा है तो रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन। तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, है ना, और लीनियर वेलोसिटी भी अलग अलग होगा, है ना। तो किसका एक्सेलरेशन लेना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेना है। इसको हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, ये इक्वेशन को। चलिए, नेक्स्ट हम लोग नेट एक्सटर्नल टॉर्क, है ना, बराबर क्या होगा, आई इंटू अल्फा हम लोग लगाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद मान लेते हैं रिजिड बॉडी का कोई भी पार्टिकल का नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल, एनी ith पार्टिकल बराबर क्या होता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर आई, एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ ith पार्टिकल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू आर आई। तीसरा, चौथा इक्वेशन जो आपका होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा प्योर रोटेशन में, काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्योर रोटेशन में हम लोग क्या लगाएंगे, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग पांचवा, पी ऑफ सिस्टम, है ना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बराबर हमने देखा था कि सिस्टम का मोमेंटम होता है ना, सिस्टम का मास ऑफ सिस्टम इंटू ए वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का। ये हमने बताया था सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। और चलिए, ये छठा भी इक्वेशन हम लोग जरूरी हुआ तो लगाएंगे, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी मास ऑफ सिस्टम इंटू जी इंटू किसका, चेंज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब, है ना, कि सेंटर ऑफ मास कितना हाइट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे। तो ये 6 इक्वेशन हम लोग यूज करते रहेंगे, है ना, प्योर रोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, हम लोग इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक आपका पुली दिया हुआ है, क्या है आपका, पुली है। रोटेशन से पहले हमने जो भी पुली पढ़ा था, सब कौन सा पुली था, आइडियल पुली। लेकिन इस बार पुली के पास हमने मास दे दिया है, मतलब पुली जो है इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट कर सकता है। ये एक m1 मास है और ये क्या है आपका, m2 मास है। 2 मास है, m1 और m2, और प्लस इसका जो आपका दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और R दिया हुआ है, मतलब आइडियल नहीं है। ठीक है, आइडियल आपका पुली नहीं है। इस पुली के पास क्या है, मास। ये पुली इस एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट, मार्कर वाला एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट कर सकता है, इसे या ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिस्टम इज
is released from rest. System is released from rest. Find the acceleration. Find the acceleration of each block. each ब्लॉक का क्या बताना है? हमारा एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन। तो देखिए बच्चों, हमको इसका एक्सीलरेशन बताना है। तो याद रखेंगे, यदि पुली आपका आइडियल है तो दोनों तरफ टेंशन क्या होता था? सेम होता था। लेकिन यहाँ पे पुली आइडियल नहीं है तो टेंशन दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन आपका क्या लग रहा है? T1। यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है? T2। तो इधर भी टेंशन यहाँ पे लगेगा T1, यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा T2। ठीक है, चलिए बच्चा, बहुत अच्छा है ना। अब इस पे धरती कितना फोर्स लगाएगा? m1g। मान लेते हैं ये a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये भी a एक्सीलरेशन से क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना। और याद रखना है बच्चा, चूंकि यहाँ पे यदि आपका दे दे कि ये रस्सी जो है, ये स्ट्रिंग जो है पुली पे से स्लिप नहीं कर रहा है, ये जितना पुली मूव कर रहा है उतना ही रस्सी नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ का जो एक्सीलरेशन होगा, चूंकि इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? अल्फा इंटू कैचेस आर। यदि आपका ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक्सीलरेट होगा, एंगुलर एक्सीलरेट अल्फा से, है ना। तो यहाँ का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा इंटू आर। तो चूंकि यहाँ का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? नीचे की तरफ। तो ये पार्ट यहाँ का पॉइंट ए अल्फा आर से नीचे जाएगा, तो इसका भी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? अल्फा आर हो जाएगा। समझ में आया? चूंकि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है? रस्सी के। तो रस्सी के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा? अल्फा आर, चूंकि यहाँ का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा आर है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पे रस्सी के अलोंग होगा, यहाँ पे तो रस्सी के अलोंग है ही, इसीलिए ए बराबर अल्फा आर होगा। चलिए बच्चों, है ना। तो हम आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इस पे लगा लेते हैं मोशन इक्वेशन, है ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? m1g नीचे, टेंशन ऊपर, तो क्या हो जाएगा? m1g माइनस T1 बराबर m1 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? m1g माइनस m1a, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अगेन ये वाले मास पे हम लोग मोशन इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। ये m2g न्यूटन्स लॉ, है ना, न्यूटन्स लॉ लगाने जा रहे हैं। तो चलिए इस पे हम लोग, तो इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ, चूंकि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो T2 माइनस m2g बराबर m2 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से T2 का जो वैल्यू हो जाएगा, m2g प्लस m2 इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया m2g प्लस m2 इंटू ए। इसको इक्वेशन हम लोग दूसरा मान लेते हैं। अब हम लोग अगेन टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, है ना। इस पुली पे टॉर्क, तो इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? एक तो T1 लग रहा है, एक तो T2 लग रहा है, और फोर्स भी लग रहा होगा। कहाँ पे लग रहा होगा? इस एक्सल पे लग रहा होगा, इस एक्सल पे। तो एक्सल पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो टॉर्क लग ही रहा होगा, है ना, यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे फोर्स लग ही रहा होगा, उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो सिर्फ कौन सा फोर्स बच गया? T1 और T2। तो T1 और T2 फोर्स इस पुली पे लग रहा है, तो T1 और T2 की वजह से जो टॉर्क होगा, है ना, नेट टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू अल्फा। तो टॉर्क किसके वजह से? T1 का टॉर्क, T1 इंटू क्या हो जाएगा? ये दूरी तो आपका R है, तो क्या हो जाएगा? T1 इंटू आर, परपेंडिकुलर दूरी R है, ये इधर घुमाना चाहेगा और ये इसके अपोजिट घुमाना चाहेगा, तो घटा लेते हैं। T2 इंटू आर बराबर I इंटू अल्फा। और अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर, है ना, अल्फा बराबर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? A/R। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो अब T, है ना, R यहाँ से कॉमन लेकर के डिवाइड कर लेते हैं और T1 का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? m1g माइनस m1a माइनस ठीक है बच्चों, यहां से m2g माइनस m2 इंटू ए बराबर IA/R स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग, है ना,
ये दोनों को उधर भेज लेते हैं और ये कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m1g माइनस m2g, है ना। तो आप याद रखेंगे यहाँ से एक्सीलरेशन बराबर आपका क्या हो गया, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका एक्सीलरेशन आ गया, ध्यान में रखेंगे। और हम लोग एक्सीलरेशन आया तो हम लोग जैसे पहले निकालते थे, है ना, किसके वजह से, खींचने वाला कौन है, m1 मास को, यानी कि इसको एक्सीलरेशन देने वाला m1g, मतलब m1g खींचने वाला है, m2g रोकने वाला है। तो m1g में से m2g घटा लिए, डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे एक्सीलरेशन, m1g में से m2g को हमने घटा लिया अपॉन, है ना, और ये सारे को एक्सीलरेशन दे रहा है तो इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया, और पुली का ये इफेक्टिव मास हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव मास ऑफ पुली, इफेक्टिव मास ऑफ पुली, इफेक्टिव मास, तो इसको इफेक्टिव मास बोलेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तब नेक्स्ट जो अगला सवाल करेंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखेंगे। क्या याद रखना है, खींचने वाला में से, है ना, रोकने वाले को घटा देना है अपॉन, है ना, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ये स्टेप को हम लोग, है ना, डायरेक्ट हम लोग एक्सीलरेशन ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे, मिटा दें। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखेंगे लास्ट में जो हमने बताया, है ना, कैसे लिखना है ना, इसी चीज़ को हमने बताया। चलिए कैसे लिखना है, जैसे मान लेते हैं कि अभी 2 मास था, एक मास यहाँ पे है m2 और इधर क्या था बच्चा, m1, है ना। तो इसको धरती कितना फोर्स से खींचेगा, m1g से, इसको कितना से खींचेगा, m2g से, ये a एक्सीलेशन से, ये a एक्सीलेशन से ऊपर, क्योंकि इसका पुली में मास दे दिया है और ये अल्फा एक्सीलेशन से एंगुलर एक्सीलेटेड है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे एक्सीलरेशन बराबर, तो बोलेंगे खींचने वाला कौन है, तो m1g, रोकने वाला कौन है, ये तो रोकेगा, ये इधर खींचेगा, ये इसको रोकेगा, तो m2g घटा लिए अपॉन टोटल मास, क्योंकि सारे को एक्सीलरेशन दे रहा है तो टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस ये पुली के पास चूंकि मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका मतलब मास है, तो इसका इफेक्टिव मास हम लोग लिखेंगे आई बाई आर स्क्वायर। तो इस, है ना, ट्रिक को याद रखेंगे, ये डायरेक्ट हम लोग एक्सीलरेशन निकालने का ट्रिक हो गया, है ना। अदरवाइज आप जैसे हम लोग प्रोसीड किए थे वैसे बनाना है, लेकिन याद रखेंगे हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। चलिए इस पे, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं एक्सीलरेशन, डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, यहां पे एक पुली है और इससे एक मास m मास लटका हुआ है, m1 मास लटका है, m2 मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका, I है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है ना। तो सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, इच ब्लॉक का एक्सीलरेशन। देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये ए एक्सीलरेशन से इधर जाएगा और ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से एंगुलर एक्सीलेट होगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई आर। याद रखेंगे इसका हम लोग रेडियस आपका आर दे दिया है, ठीक है। तो अब देखेंगे इस पे धरती कितना फोर्स लगाएगा, m1g, है ना। और चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये इधर एक्सीलेट होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू इनटू नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2g। याद रखेंगे यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, m2
जी, ठीक है, याद रखेंगे नॉर्मल, चूंकि M2G नीचे लगेगा, ऊपर नॉर्मल हो जाएगा M2G के बराबर, है ना, तो M2G हो गया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सीलरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे किसके वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है, M1G फोर्स लगने की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ये एक्सीलरेशन देने वाला है और ये वाला रोकने वाला है, तो घटा लेंगे M1G माइनस म्यू M2G, ये जो है सारे को एक्सीलरेशन दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस इस पुली का इफेक्टिव मास I बाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट हम लोग इसको लिख देंगे फटाक से, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, है ना। एक पुली है, ये मान लीजिए M1 मास है और ये M2 मास है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका जो है I2 है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, R2। तो बोलेगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, तो हमको बोलेगा फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक का क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ध्यान से रखेंगे बच्चा, हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, क्योंकि M1G है तो धरती मान कितना फोर्स से खींचेगा, M1G से, M1 मास है, मान लेते ये A एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये A एक्सीलरेशन से क्या होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन तभी लगाएंगे जब सारे का एक्सीलरेशन क्या हो जाए, सेम होगा, तभी आप ये लगा सकते हैं, है ना। जब यहाँ पे अल्फा भी किसके बराबर, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, है ना, A बाई आर के बराबर, तभी ऐसा हम लोग लगाएंगे, मतलब सारा का एक्सीलरेशन सेम हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग एक्सीलरेशन बराबर लिखेंगे, A बराबर खींचने वाला कौन है, एक्सीलरेशन देने वाला M1G, तो M1G माइनस M2G अपॉन रोकने वाला M2G है ना, और ये मिलकर के सारे को एक्सीलरेशन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस इसका इफेक्टिव मास क्या हो जाएगा I1, है ना, इसका इफेक्टिव मास I1 बाई R1 स्क्वायर, और ये दूसरा पुली का इफेक्टिव मास I2 बाई R2 स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्सीलरेशन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ठीक है बच्चा, और यहां पे एक आपका पुली है, ये पुली यहां पे क्या किया हुआ है, हिंज किया हुआ है, हिंज, और यहां से एक M मास इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, M मास इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। इसका पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका, I दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, I दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो स्ट्रिंग है इस पे रैप कर दिया गया है, ऐसे ऐसे करके रैप कर दिया गया है ना। एक एंड है ना, स्ट्रिंग का एक एंड जो है बहुत सारे रैप के अंदर में, है ना, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये खुलते जाएगा, है ना, रैप कर दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम इसको ऐसे रैप करते हैं, उसी तरह से ऐसे रैप कर दिया गया है पुली में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों,
system is released from rest. System is released from rest. Find acceleration of block. ब्लॉक का हमको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चा, इधर कितना फोर्स लगेगा, mg का इधर कंपोनेंट क्या होता था बताए हुए थे, mg साइन थीटा होता है। क्या होता है, mg साइन थीटा, और इधर की तरफ mg कॉस थीटा है ना, इधर की तरफ आपका mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा होता है, और ये आपका क्या हो जाता है बच्चा, ये आपका नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल mg कॉस थीटा के बराबर, लेकिन ये एक्सीलेट किसके वजह से होगा, mg साइन थीटा के वजह से। तो एक्सीलेशन बराबर क्या हो जाएगा, किसके वजह से, एक्सीलेशन देने वाला कौन है, mg साइन थीटा, रोकने वाला तो कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा अपॉन, है ना, दोनों को एक्सीलेशन देगा। मान लेते हैं ये एक्सीलेशन से इधर जा रहा है, तो ये अल्फा एंगुलर एक्सीलेशन से एक्सीलेट होगा a/r, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका मास m है अपॉन पुली का इफेक्टिव मास I/r²। मान लेते हैं पुली का रेडियस आपका क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन भी लगा सकते हैं, इक्वेशन ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे टेंशन आया t, है ना, t माइनस m1g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर इसके लिए लगाएंगे t, है ना, टॉर्क ऑफ टेंशन बराबर, है ना, I इंटू अल्फा। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेंगे पहुंच करके, ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन के बारे में हमने यहाँ पे बताया है कि ट्रांसलेशन में जो मास का काम होता है वही रोटेशन में किसका काम होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ट्रांसलेशन में क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वही इसमें काम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ट्रांसलेशन में यदि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, इफ a इज कांस्टेंट देन v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। उसी तरह से रोटेशन में यदि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नोट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। समझ में आया बच्चा, याद रखेंगे। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, पी क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह से इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास के जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जो यहाँ पे फोर्स का काम होता है ट्रांसलेशन में, वही यहाँ पे किसका काम होता है, टॉर्क का। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे फोर्स वही यहाँ पे टॉर्क। ठीक है, जो आपका ट्रांसलेशन में आपका फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरह से टॉर्क बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम या आपका आई इंटू अल्फा होता है। याद रखेंगे ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है। रोटेशन में क्या होता है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है ना। वर्क डन, है ना, वर्क इन ट्रांसलेशन मोशन यदि कर रहा है तो वर्क डन जो आपका होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर होता है। यदि प्योर रोटेशन कर रहा है तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क, है ना, टॉर्क डॉट डी थीटा, है ना। उसी तरह से हम लोग ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम में, है ना, टोटल वर्क इन ट्रांसलेशन बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसी तरह से रोटेशन में क्या हो जाएगा, रोटेशन में भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। यदि प्योर रोटेशन कर रहा है तो वर्क नेट बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोलेंगे। तो चलिए इसको पॉज करके जल्दी जल्दी लिख लेंगे। चलिए बच्चों,
ट्रांसलेशन में पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर इंस्टेंटेनियस पावर बराबर एफ डॉट वी। उसी तरह से रोटेशन में यदि प्योर रोटेशन कर रहा है तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, टॉ डॉट है ना डब्लू, है ना, मतलब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया। तो चलिए ये 10 इक्वेशन को दिमाग में सेट रखेंगे कि ट्रांसलेशन में जो यूज़ करते थे वही रोटेशन में भी हम लोग यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला एज इट इज़ है। सिर्फ आपका क्या, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह पे है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी है ना, एक्सीलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पे अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका एक दिया हुआ है डिस्क है, ये इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है ना। इसका एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो था आपका दिया हुआ था ओमेगा नॉट, और यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे लगाना शुरू किया। ये इस एक्सिस के अबाउट ये फिक्स है, इसे ये घूम रहा था। इनिशियली कितना से घूम रहा था, ओमेगा नोट से, और यहाँ पे हमने फोर्स लगाना शुरू किया। एफ जो है क्या है, कांस्टेंट फोर्स लगाना शुरू किया। एफ कांस्टेंट फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया। कहाँ पे, इसके रिम पे, इस पोर्शन पे। यहाँ पे रेडियस आपका आर दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका दिया हुआ है वो आई दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और चूंकि ये डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड कांस्टेंट फोर्स एफ, फाइंड कांस्टेंट फोर्स एफ if disk stop rotating in time t naught। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये कांस्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा जब ये आपका डिस्क जो है टी नोट टाइम में क्या करता है, रोटेशन स्टॉप कर देता है ना। तो चूंकि आप फोर्स लगा रहे हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, चूंकि घूम इधर रहा है और फोर्स इधर लगा रहे हो तो ये टॉर्क डेवलप करेगा। टॉर्क डेवलप होने से क्या हो जाएगा आपका, टॉर्क यहाँ पे जब डेवलप होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, और यहाँ पे एंगुलर रिटार्डेशन होगा। तो चलिए ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इनिशियल, है ना। गिवन आपका है, गिवन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा नोट दिया हुआ है। फाइनल ओमेगा क्या है, 0, एंड कितना टाइम में, टी बराबर टी नोट टाइम में, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू टी है, तो ये तो आपका 0 हो गया है ना, चूंकि एंगुलर रिटार्डेशन होगा। ये आपका 0, ये ओमेगा नोट माइनस अल्फा इंटू टी की जगह पे टी नोट, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना हो गया बच्चा, ओमेगा नोट अपॉन कितना, टी नोट, ये अल्फा का वैल्यू। अगेन चूंकि जानते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, चूंकि आप यहाँ फोर्स लगा रहे होते, इस एक्सल पे भी फोर्स एक डेवलप होगा जो इसको बैलेंस करेगा, लेकिन उसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ एफ ही लग रहा है, तो एफ का टॉर्क जो हो जाएगा यहाँ पे एफ इंटू आर बराबर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²/2 इंटू क्या चीज, अल्फा, है ना। तो यहाँ से आप r से r को काट लेंगे तो f का वैल्यू जो यहाँ से हो जाएगा कांस्टेंट फोर्स mr/2, और अल्फा का वैल्यू कितना आया, ओमेगा नोट बाई टी नोट। ठीक है, तो ये आपका फोर्स का वैल्यू आया। चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन, ये आपका डिस्क दिया हुआ है ना, डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये इनिशियली ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था। एक कांस्टेंट फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, कांस्टेंट फोर्स F लगाया जो किसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग,
है ना, टेंजेंट के अलॉन्ग है, ये आपका रेडियस r है। कह रहा है कि इफ आफ्टर टाइम t काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देन फाइंड t का वैल्यू हमको निकालना है। मतलब चूंकि F फोर्स लगा रहा है, ये F फोर्स जो है टॉर्क डेवलप करेगा और टॉर्क डेवलप होने से एंगुलर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या करेगा, इनिशियली ओमेगा को घटाते जाएगा, घटाते घटाते क्या करेगा, जीरो कर देगा, और फिर इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाते जाएगा और कह रहा है कि जब है ना टी टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला हमको, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा नोट का स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा नोट लिखते हैं, चूंकि एक्चुअली होगा क्या, कुछ देर के बाद टी टाइम में आपका ये डिस्क जो है, चूंकि यहाँ पे टॉर्क डेवलप हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है, तो कुछ देर के बाद ये जो है ना, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, ओमेगा नोट हो जाएगा। तो आप इधर को पॉजिटिव मान रहे हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन को भी हम लोग निगेटिव ले रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चा। तो इनिशियल तो आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल ओमेगा नोट जो है, ओमेगा नोट दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। अगेन हम लोग निकालते हैं टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो इस फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल टॉर्क, तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ F लग रहा है, और एक और फोर्स लग रहा है जो एक्सल पे लग रहा होगा, ये एक्सिस पे लग रहा होगा, ये हिंज पे लग रहा होगा, है ना। लेकिन ये टॉर्क है ना, उस हिंज वाले फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एक्सिस पे जो फोर्स लगता है उसका टॉर्क को हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। चलिए, तो सिर्फ यहाँ पे F लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर बराबर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या चीज, अल्फा। यहाँ से R कट गया, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, 2F बाई mr, ये तो अल्फा का वैल्यू हो गया। अब नो हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, ये ओमेगा नोट, चूंकि एंगुलर रिटार्डेशन है तो अल्फा का वैल्यू निगेटिव, यानी कि 2F बाई mr इंटू टी। तो फिर यहाँ से टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, है ना। यहाँ से टी का जो वैल्यू आपका आ गया, इसका वैल्यू, टी का वैल्यू है ना, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर 2 से 2 कट जाएगा, है ना, mr ओमेगा नोट अपॉन f, आपका टी का वैल्यू यही होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो बच्चों ध्यान देखेंगे, ये आपका डिस्क पुली है, और किस शेप में, डिस्क शेप में, मास m है और रेडियस r है। ये इनिशियली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, है ना। कर रहा है इफ पुली स्टॉप्स आफ्टर n रिवोल्यूशन फाइंड टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन एट द एक्सल। मतलब ये n रिवोल्यूशन, n बार घूमने के बाद ये रुक जाता है। मान लो इस पुली को हमने घुमा दिया, तो चूंकि एक्सल पे यहाँ पे फ्रिक्शन टॉर्क देगा, है ना, फ्रिक्शन टॉर्क देगा। यहाँ पे चूंकि एक्सल पे फ्रिक्शन होता है, आप किसी को रोटेट करके देंगे तो कुछ देर के बाद वो क्या होता है, स्टॉप कर जाता है। तो कितना रिवोल्यूशन के बाद स्टॉप हो रहा है, n रिवोल्यूशन के बाद। तो बता रहा है कि फाइंड द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन एट एक्सल, एक्सल पे फ्रिक्शन का टॉर्क बताना है। तो देखिए हम लोग कैसे, कितना बार घूमता है आपका, n बार, तो कितना एंगल बनाता होगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ओमेगा नोट बराबर ओमेगा नोट दिया हुआ है, थीटा आपका क्या दिया हुआ है, 2 पाई और n रिवोल्यूशन, है ना। एक बार घूमेगा तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई और n रिवोल्यूशन, तो 2 पाई इंटू n, ठीक है, 2 पाई इंटू n, इतना बार घूमेगा। तो चलिए बच्चों, ये आपका गिवन था। तो स्टॉप फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0। तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये फाइनल तो 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये ओमेगा नोट स्क्वायर,
है ना, चूंकि एंगुलर तो आपका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, तो माइनस ले लेते हैं 2 अल्फा, थीटा क्या है 2 पाई एन, है ना 2 पाई एन है, तो इसको इधर ले आए तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई एन बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर, आपका ये अल्फा का वैल्यू हो गया, है ना। तो अल्फा बराबर इतना हो गया। तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ना, चूंकि और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आपका दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर, आई इंटू अल्फा के बराबर, है ना। तो हमको निकालना है टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, तो आई कितना हो जाएगा, चूंकि डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा का वैल्यू हमारा आ गया 4 पाई एन बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया सवाल हम लोग करने वाले हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट दे करके, ये आपका सरफेस है ना, और ये आपका वाल है, सरफेस और वाल के कॉर्नर के बीच रख दिया गया, है ना। तो आपको इधर ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी घूम, है ना, देके छोड़ दिया आपने इस कॉर्नर के पास, तो चूंकि स्फीयर को किधर जाना चाहिए, इधर, तो इधर तो वाल तो जाने तो देगा नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या कि ध्यान में रखेंगे बच्चा, चूंकि यहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे, ध्यान में रखें, चूंकि आपको ये स्फीयर इधर की तरफ घूम रहा है, तो ये पॉइंट को जब देखेंगे तो ये पॉइंट का वेलोसिटी किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चूंकि यहाँ पे आपका रफ सरफेस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चा, फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा। अब देखेंगे, चूंकि इसको ओमेगा नोट वेलोसिटी आपने दे दिया, तो ये इधर की तरफ क्या हो रहा है बच्चा, ये पॉइंट जो है इधर की तरफ जाना चाहेगा, चूंकि स्फीयर है तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन आपका याद रखेंगे इधर की तरफ लगेगा। तो एक कितना नॉर्मल आएगा, एक नॉर्मल तो यहाँ पे आएगा बच्चा, ध्यान में रखेंगे, एक नॉर्मल आपका यहाँ पे लगेगा नॉर्मल N1, और एक नॉर्मल आपका यहाँ पे लगेगा N2। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू N1 होता है, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू इंटू N2 होगा, प्लस और क्या क्या लगेगा, तो धरती भी इस पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, mg के कौन लगाएगा, धरती लगाएगा फोर्स, ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच सॉलिड स्फीयर स्टॉप। तो स्टॉप कैसे करेगा, चूंकि आपने इधर घुमा के छोड़ दिया है, तो इसको ये N1 और N2 का टॉर्क तो सेंटर से पास कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो, सेंटर से पास कर जाएगा, तो N1 N2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन के वजह से नेट टॉर्क इसको सेंटर के अबाउट आ जाएगा, जिसके वजह से इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, एंगुलर रिटार्डेशन होने लगेगा, और कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच सॉलिड स्फीयर स्टॉप्स, मतलब रुक जाए, है ना, हमको टाइम बताना है, ध्यान में रखेंगे कैसे रुकेगा, है ना। चूंकि आपने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी छोड़ दिया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, जो इसको इधर की तरफ क्या देगा, टॉर्क देगा, ये भी फ्रिक्शन इधर की तरफ लगा, इधर की तरफ टॉर्क दिया, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इधर की तरफ प्रोड्यूस होगा, एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट, मतलब एंगुलर रिटार्डेशन ओमेगा नोट घटते जाएगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। अब देखेंगे हम लोग फोर्स इक्वेशन लगाते हैं। तो फोर्स इक्वेशन यदि आप लगाएंगे तो N1 किसके ऊपर वाला फोर्स, नीचे वाले के, चूंकि यहीं पे रखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम में है ना, कहीं तो जा नहीं रहा है ना। यहाँ पे क्या है आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, चूंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो N1 किसके बराबर, mg के बराबर, तो N1 जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर, एंड N2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू, सॉरी एक मिनट, ध्यान में रखेंगे बच्चा। चलिए, N1 mg के बराबर नहीं होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, ठीक है। N2 जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, N2 जो है आपका म्यू N1 के बराबर, ठीक है। और यहां से ध्यान रखेंगे बच्चा, N1 प्लस म्यू N2, N1 प्लस म्यू N2, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। कोई दिक्कत बच्चा। अब N2 का वैल्यू क्या, यहां से अब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस म्यू रखेंगे तो म्यू स्क्वायर N1 बराबर क्या चीज, mg। तो यहाँ से N1 का जो वैल्यू आ गया mg अपॉन 1 प्लस
म्यू स्क्वायर एन। उसी तरह से N2 का जो वैल्यू आ जाएगा, N2 का वैल्यू क्या है, म्यू इंटू N1, तो म्यू इंटू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये N1 का और ये N2 का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू C, मतलब सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा। तो बराबर है ना आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो बच्चा सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट टॉर्क, तो N1 तो इसी सेंटर से पास कर जाएगा, N2 भी इसी सेंटर से पास कर जाएगा, तो N1 N2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अब बच गया म्यू N1, तो म्यू N1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, म्यू N1 इंटू आर। याद रखना सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m दिया हुआ है और रेडियस r दिया हुआ है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये फोर्स और रेडियस आपका ये, तो टॉर्क किधर की तरफ, इधर की तरफ हो जाएगा, प्लस ये इस फ्रिक्शन का म्यू N2 जो फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू N2 इसका भी टॉर्क इंटू आर और इसका भी टॉर्क उसी डायरेक्शन में, इसीलिए सिंपली जुट गया, बराबर आई। आई क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/5 mr² इंटू अल्फा। चलिए बच्चों ध्यान रखेंगे। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच सॉलिड स्फीयर स्टॉप्स, स्टॉप कर जाए। तो यहाँ पे आप चलिए पहले तो R से R को क्या कर लेते हैं, हम लोग काट लेते हैं। म्यू N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू mg/1 प्लस म्यू स्क्वायर है ना। ये म्यू तो आया ही, प्लस एक म्यू और N2 का म्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर बराबर 2/5 mr इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इधर कॉमन ले लेते हैं है ना, तो इधर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई है ना, कॉमन क्या आएगा है ना, म्यू mg कॉमन आ जाएगा है ना, चूंकि ये तो एलसीएम आएगा, सेम ही है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस म्यू अपॉन है ना, 2 भी डिवाइड हो जाएगा 2mr इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। लेकिन m से m तो आपका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अल्फा का वैल्यू आपका इतना आ गया है ना। तो याद रखेंगे अल्फा का वैल्यू आपका निकल चुका है, कितना निकल गया, 5 म्यू जी 1 प्लस म्यू अपॉन 2r इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर है ना। अल्फा का वैल्यू आपका आ गया। तो बोल रहा है कि कितना टाइम के बाद ये स्टॉप कर जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो स्टॉप जब करेगा तो ओमेगा नोट क्या हो जाएगा, 0 है ना, ओमेगा 0 हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये ओमेगा नोट माइनस अल्फा इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा नोट अपॉन अल्फा। तो ओमेगा नोट को अल्फा से यहाँ डिवाइड कर देंगे, अल्फा का वैल्यू ये आ गया, तो आप यहाँ पे इसको फाइंड कर लेंगे है ना, इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए बच्चों, चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे है ना। चलिए बच्चों, एक आपका रॉड है और यहाँ पे हिंज किया हुआ है रॉड, और रॉड फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो इस रॉड को क्या कर रहे हैं, अभी किस पोजीशन में है, हॉरिजेंटल पोजीशन में। इस पोजीशन से इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे आकर के आपका क्या होगा, ऐसे आकर के, ऐसे जैसे आप यहाँ से छोड़ेंगे तो ऐसे आकर के यहाँ पे गिरेगा है ना। तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है आपका, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आपका 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री इंड व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। जब आपका रॉड कैसे हो जा रहा है, वर्टिकल हो जा रहा है, उस समय फ्री इंड का क्या बताना है बच्चा, ये फ्री इंड आपका कौन सा पॉइंट है, बी, इसका एक्सेलरेशन बताना है ना। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ। सेंटर ऑफ मास यहाँ है और यहाँ आएगा। इसका लेंथ कितना है, L है ना। तो सेंटर ऑफ मास पहले इस लेवल में है, अब यहाँ पे आ गया, कितना लेंथ हो गया, कितना नीचे आ गया, L/2 नीचे आ गया है ना। चूंकि जैसे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा। तो हम लोग क्या कर लें, बाय द कंजर्वेशन ऑफ लगा देते हैं, बाय द कंजर्वेशन ऑफ
टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले रड इस लेवल में है, कितना L/2 हाइट नीचे आ गया, किसका, याद रखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो किसका देखते हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब L/2 नीचे आ गया, तो क्या हो गया, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पे ओमेगा ओमेगा नोट था, जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो ओमेगा आपका ओमेगा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहुँच रहा है तो रड का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, ओमेगा हो जा रहा है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा हो जा रहा है। तो चलिए बच्चा, तो mg लॉस कितना का हो गया, mg इंटू एच ऑफ सी एम होता था, सेंटर ऑफ मास कितना हाइट नीचे आया, L/2, तो L/2 बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेन कितना हुआ, तो है ना, इनिशियल जीरो था, जो हुआ सब गेन ही हुआ, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपका इससे ये कट गया। चलिए, चूंकि रड है तो रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एंड के अबाउट क्या होता है, ml²/3, है ना, ml²/3 होता है। चलिए, तो m से m कट गया, यहाँ पे एक l भी बचा था, l से l कट गया, तो यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया 3g अपॉन कितना, 3g अपॉन l आ गया, 3g अपॉन l आ गया, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे रखेंगे जब यहाँ पे ये पहुंचेगा तो धरती कितना फोर्स लगाएगा, mg, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से एक देखेंगे कि चूंकि जब ये वर्टिकल पोजीशन में आ जा रहा है तो mg का टॉर्क इस हिंज के अबाउट क्या हो जाएगा, हिंज के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, है ना, चूंकि इस हिंज से ही पास कर रहा है, ये mg इस हिंज से पास कर रहा है, और एक है ना हिंज पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन हिंज पे ही जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट टॉर्क अबाउट हिंज आपका 0 हो गया, तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, 0। अब आपको कौन सा पॉइंट का चाहिए एक्सीलरेशन, बी पॉइंट का, तो एक्सीलरेशन ऑफ, है ना, नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट बी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया है, 3g अपॉन एल इंटू एल, आपका इससे ये कट गया, है ना। तो कितना हो गया, नॉर्मल एक्सीलरेशन ये हो गया, नॉर्मल एक्सीलरेशन ये, नेक्स्ट आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ बी, है ना, बी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, अल्फा इंटू एल हो जाएगा, तो आपका ये तो क्या हो गया 0, यानी कि टेंजेंस, है ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो जो भी एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन, और ये क्या हो जाएगा 3g, है ना। और नॉर्मल एक्सीलरेशन किधर होता है, सेंटर की तरफ, है ना, तो इसी रड का एक्सीलरेशन किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो चलिए इसको है ना जल्दी से पॉज करके लिख लेंगे। अगला सवाल एक बनाते हैं। मान लीजिए एक आपका डिस्क है ना, आपका डिस्क दिया हुआ है, इसका सेंटर आपका ये है ना, ये आपका डिस्क है। यहां पे एक एक्सल जो है ना, मान लो डिस्क जो है वुड का बना हुआ है, बीच में एक एक्सल इंसर्ट कर दिया गया, और ये एक्सिस फिक्स है, ये एक्सिस आपका फिक्स है। ये जो आपको दूरी देख रहे हो ये कितना है, r/2, और आपका ये आपका रेडियस है, ये आपका r है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट P है ना। ये डिस्क जो है ये इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, फ्रीली मतलब यहाँ पे ये जो एक्सल है ये कोई फ्रिक्शन नहीं देता है, फ्रीली रोटेट करता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो जब इसको आप छोड़ देंगे तो ये ऐसे आकर के ऐसे पलटेगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे आकर के गिरेगा, है ना। तो कुछ देर के बाद जब इसका फिगर देखेंगे तो कुछ देर के बाद
ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये पोर्शन आपका ऐसे हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका नीचे चला जाएगा, है ना। सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ है, ठीक है बच्चा। ये वाला दूरी अगेन कितना है, r/2 है और ये वाला दूरी भी r है, ठीक है। ये आपका सेंटर है। तो हमको बोल रहा है ये P पॉइंट अब कहाँ आ गया, नीचे आ गया। P पॉइंट हमारा नीचे आ गया। ये किसके अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो मान लीजिए जब इस पोजीशन में पहुंचा तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा। तो हमको क्या बोल रहा है निकालने के, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पॉइंट P। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ पॉइंट P पॉइंट का मैक्सिमम स्पीड निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पॉइंट P निकालना है। तो P पॉइंट अभी हाईएस्ट पॉइंट पे है ना। ये पलट के कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है ना, नीचे आ जा रहा है। अब यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, कुछ देर के बाद सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। तो जब ये डिस्क जो है पूरा ऐसे पलट जाएगा, उस समय एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस सबसे ज़्यादा हुआ होगा। तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये वाला पोजीशन में हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है ना, बाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। बाय द कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो कितना का लॉस हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, mg, और कितना हाइट नीचे आया, यहाँ पे इस एक्सिस से कितना हाइट ऊपर था, r/2 और r/2 नीचे हो गया। तो टोटल कितना हाइट हो गया, r/2 प्लस r/2। काइनेटिक एनर्जी का कितना गेन हुआ, तो बोलेंगे हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट एंगुलर, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mgr, है ना, बराबर हाफ इंटू एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट, है ना, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, mr²/4 होता था। और ये वाले एक्सिस से कितना दूरी पे है, r/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू r/2 का होल स्क्वायर, है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा। तो चलिए यहाँ पे mgr बराबर हाफ इंटू, है ना, ये क्या हो जाएगा mr²/4, इधर भी mr²/4, तो यहाँ पे mr²/2 इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। m से m चला गया, एक r से आपका एक r चला गया, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गया। तो 4g अपॉन, है ना, 4g अपॉन r हो गया, 4g अपॉन r। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4g अपॉन r। तो हमको क्या चाहिए, P पॉइंट की वेलोसिटी। तो P पॉइंट की वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर ओमेगा इंटू r। r क्या हो जाएगा, इस एक्सिस से दूरी। तो एक्सिस से दूरी कितना हो जाएगा, ये ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, √4g/r, और एक्सिस से दूरी कितना हो जाएगा, तो ये दूरी r है और ये r/2 है। तो कितना हो जाएगा, r प्लस r/2। तो यही आपका हो गया क्या चीज, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पॉइंट P। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका रॉड है, इनिशियली किस पोजीशन में रखा हुआ है, आपका हॉरिजेंटल पोजीशन में। ये हॉरिजेंटल पोजीशन में है और ये इसको ऐसे रिलीज कर रहा है ना। यहाँ पे हॉरिजेंटल पोजीशन और यहाँ पे इसको रिलीज कर रहे हैं, है ना। तो जब इसको हम लोग यहाँ से रिलीज कर रहे हैं तो कह रहा है कि जब ये रॉड वर्टिकल आ जाएगा,
है ना, सिस्टम ही रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द हिंज फोर्स ऑन रॉड, मतलब हिंज यहाँ पे है, ये हिंज इस रॉड पे कितना फोर्स लगाएगा, कब, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, जब रॉड आपका क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए, मतलब अभी जिस पोजीशन में आ गया है ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल, तो फाइनल पोजीशन में जब आ जाएगा उस समय है ना क्या होगा, हिंज कितना रॉड पे फोर्स लगाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा, तो सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका ऐसे यहाँ तक आया है और सेंटर ऑफ मास ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आया है, ये सेंटर ऑफ मास है। चलिए ठीक है बच्चा, तो पहले हम लोग इसको, सबसे पहले हम लोग जब इस पोजीशन में आ जाएगा तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो हमको निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी तो लगा लेते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, जब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा तो कितना हाइट नीचे आया, L/2 हाइट नीचे आया, तो क्या करेंगे, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कितना का लॉस हुआ, mg इंटू L/2 बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चा mg L/2 बराबर हाफ इंटू, इससे है ना रॉड के किसी एक एंड से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, m से m चला गया, l से l कट गया, हाफ से हाफ, है ना। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर जो कि हम लोग पहले निकाल चुके थे क्या होता है 3g/RH, ये यहाँ तक तो हम लोग पिछले क्लास में है ना, पिछले वाला सवाल हम लोग किया था। लेकिन अब हमको बोल रहा है कि हिंज पे कितना फोर्स लगेगा, हिंज फोर्स हमको बोल रहा है निकालने के लिए। कौन सा फोर्स बोल रहा है निकालने, हिंज फोर्स। तो देखेंगे हिंज फोर्स कैसे निकलेगा। मान लेते हैं आपका ये रॉड इस पोजीशन में आ गया, है ना, इस पोजीशन में आ गया, तो हम लोग फोर्स के लिए एक्सीलरेशन कहाँ का देखते हैं, यदि नेट फोर्स निकालना होता है तो एक्सीलरेशन कहाँ का देखते हैं, सेंटर ऑफ मास का। और यहाँ पे क्या लग रहा होगा जब इस पोजीशन में आया होगा, तो धरती कितना फोर्स लगा रहा होगा, mg, कितना फोर्स लगा रहा होगा, mg। और मान लेते हैं ये इसका मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन, है ना। सेंटर का एक्सीलरेशन क्या होगा, है ना, सेंटर का एक्सीलरेशन दो होगा, चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन एक इधर होगा, है ना, नॉर्मल एक्सीलरेशन सेंटर का, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सेंटर का। चलिए, तो इस पे भी फोर्स भी लग रहा होगा, यहाँ पे हिंज पे एक इधर फोर्स लग रहा होगा, आप माना कि हिंज पे दो फोर्स लगाइएगा, F1 और एक F2। चलिए, तो पहले हम लोग टॉर्क का इक्वेशन निकालते हैं, टॉर्क अबाउट हिंज, है ना। इस पोजीशन में टॉर्क अबाउट हिंज क्या हो जाएगा, क्योंकि F1 F2 का टॉर्क इस हिंज के अबाउट 0, mg भी इसी हिंज से पास कर रहा है, ये आपका है ना, ये आपका आई इंटू अल्फा, चूंकि ये हिंज के अबाउट नेट टॉर्क आपका 0 हो जाएगा, यानी कि अल्फा क्या हो गया आपका 0 हो गया, है ना। तो एंगुलर एक्सीलरेशन आपका 0 हो गया, है ना। तो एंगुलर एक्सीलरेशन 0 हो गया और ओमेगा नोट आपको पता चल गया। चलिए, अब नॉर्मल एक्सीलरेशन सेंटर का क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाला दूरी इंटू आर, तो ओमेगा स्क्वायर और इस हिंज से सेंटर की दूरी कितना हो जाएगा, L/2, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। फिर आपका क्या है, कौन सा एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सेंटर का, अल्फा इंटू आर, चूंकि अल्फा 0 है तो ये तो आपका 0 हो गया, है ना। तो ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं नेट फोर्स, F नेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो चूंकि हम लोग पहले नॉर्मल लगाते हैं, तो नॉर्मल फोर्स बराबर मास इंटू कौन सा एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन किसका, सेंटर का। तो नॉर्मल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, F1 और mg नीचे लग रहा है, तो F1 माइनस mg, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 माइनस mg बराबर है ना मास इंटू नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर L/2, ठीक है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे mg
इधर चला जाएगा प्लस एम, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है ना 3g/l, 3g/l इंटू l/2। ये l से l कट गया, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो f1 की वैल्यू हो गया 5 mg/ कितना 2। यहाँ पे f1 की वैल्यू आ गया। चलिए इसको बच्चा है ना पॉज करके इसको लिख लेंगे, इधर वाला मिटा रहे हैं। F1 की वैल्यू इतना आ गया। अब F2 की निकालते हैं, तो F2 के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नेट फोर्स, नेट टेंजेंशियल फोर्स बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, माना कि F2 लग रहा है, तो F2 बराबर ये तो एक्सेलेरेशन 0 है, तो ये क्या हो गया, F2 का वैल्यू 0 हो गया। तो हिंज पे हमने माना था दो फोर्स। और याद रखेंगे बच्चा, जब भी फोर्स हमको है ना कंसीडर करना होगा तो देख लेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। तो सेंटर ऑफ मास का एक नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स ले लेंगे, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ले लेंगे, मतलब टेंजेंशियल वाले डायरेक्शन में फोर्स ले लेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ तो F2 तो 0 हो गया, तो नेट फोर्स ऑन हिंज जो हो गया वो क्या हो गया, F1 प्लस F2। देयरफॉर हिंज फोर्स जो हो गया ये F2 तो 0 है, तो ये हिंज फोर्स के साथ कितना हो गया F1, और F1 की वैल्यू कितना है 5 mg/2, ठीक है 5 mg/2 ध्यान में रखेंगे बच्चा। तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे, और चलिए हम लोग क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए बच्चों।